आज की यह कहानी किसी भी फिल्म से अधिक फिल्मी है। ये बतलाना मेरे लिए आसान नहीं रहा। मैं अभी एक जूम इंटरव्यू पे इस कहानी के मुख्य किरदार जगजीत सिंह से बात कर रहा था और मुश्किल हुआ मेरे लिए ये बात करना। मेरे मुकाबले वो कुछ ज़्यादा संभले हुए थे, लेकिन मैं उतना नहीं संभल पा रहा था। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कोई बच्चा 2 बरस का हो, उस वक्त तो उसकी माँ उससे बिछुड़ जाए। आज वो 37 बरस का हो जाए, तब तक माँ की कोई खबर न रहे, और बिछड़ने के 35 बरस बाद होश संभालने के बाद पहली बार माँ रूबरू उसके सामने रहे या वो माँ के सामने रहे। ये बड़ा दिल हिला देने वाली कहानी है ये, और असल ज़िंदगी की कहानी है। और ये पिछले 10 दिनों की ही कहानी है। ये पंजाब से निकल कर आई है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज आपको ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली मैं कहानी एक सुना रहा हूँ। जगजीत सिंह गुरदासपुर ज़िले के एक कस्बे में रहते हैं। वो गुरुद्वारे में कीर्तन का काम करते हैं, वही नौकरी है उनकी। 2 बरस के थे कि एक हादसे में, एक एक्सीडेंट में, 2 बरस के भी नहीं, कुछ महीने के थे, और एक हादसे में पिता गुजर गए। माँ कुछ अरसा उनके साथ रही, 2 बरस का होने तक दूध पिलाकर बड़ा किया। फिर पारिवारिक हालात ऐसे थे कि माँ अपने मायके चली गई। जगजीत को बड़ा होने तक यही मालूम था कि दादा दादी ही उनके माँ बाप हैं। बाद में जब पता लगा और उन्होंने तलाश करने की कोशिश की तो कोई सिरा हाथ नहीं लगा। अभी इस महीने की 19 तारीख को वो पटियाला में आई हुई बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए जाकर काम कर रहे थे। सिखों में ये जज्बा बहुत रहता है, किसी भी मुसीबत में मदद के लिए ये कौम सबसे आगे रहती है। जगजीत बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए लगे हुए थे, और अचानक देखिए कैसा संयोग होता है कि उनकी बुआ का फ़ोन आता है। वो कहती है कि कहाँ पर हो बेटा? तो ये बतलाते हैं कि मैं पटियाला में हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारा ननिहाल भी पटियाला में के ही एक गांव में है। वहाँ से एक कहानी शुरू होती है, लेकिन मैं किसी चीज़ को दोहराना नहीं चाहता। मैंने जगजीत से अभी जो बात की है, मैं अभी पहले उसको सुनाता हूँ आपको। और दूसरा ये कि जगजीत जिस वक्त अपनी माँ से मिले, उस वक्त का जो माहौल था, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घटना थी, उन्होंने उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो हम उनसे मिली हुई वो वीडियो रिकॉर्डिंग के उसके टुकड़े भी आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल मैंने उनसे जूम पर जो बात की है वो मैं अभी दिखाता हूँ कि आपकी आपकी बचपन की यादें क्या हैं जगजीत? देखिए बचपन में जब मैं आपको सभी जो मेरी स्टोरी है उसकी काफ़ी अच्छी तरह से पता चल ही चुका है। तो शुरुआत में जब मैं 6 मंथ का था, तो मेरे जो फ़ादर साहब थे उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो उसके बाद जो मेरे दादी-दादा हैं वो मेरी परवरिश करते हैं और जो मेरा मायका मेरी मॉम का मायका है और जो मेरे दादी-दादा की फ़ैमिली है। मेरी माँ जो है वो 2 साल मुझे अपना दूध भी पिलाती है, मुझे पालती है। उसके बाद जो दोनों ही परिवारों में आपस में वो मुझे नहीं मालूम कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई जिसकी वजह से मेरी माँ को मुझे छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। तो उसके बाद जब 2 साल का था मैं और मेरी माँ मुझे छोड़ के गई, तो मेरी परवरिश मेरे दादा-दादी ने शुरू की। बहुत अच्छे तरीके से मुझे पाल-पोस कर उन्होंने बड़ा किया, ज़िंदगी का हर सुख दिया। हरियाणा पुलिस में मेरे दादाजी जॉब करते थे और जब मैं 10th तक पढ़ा तो मुझे सिर्फ़ यही था कि जो मेरे दादी-दादा हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं। अ, वैसे भी क्योंकि उन्होंने मुझे कोई कमी नहीं आने दी, तो
उनको मैं अपने जो समझता रहा कि मेरे पेरेंट्स हैं। और मेरी लाइफ में जब मैं छोटा स्कूल में जाता तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे, मेरे माइंड में आता था कि ये जो मेरे पेरेंट्स हैं वो थोड़े ओल्ड हैं और जो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं थोड़े यंग यंग है। तो मुझे कुछ ना कुछ डाउट होता था, लेकिन मेरे दादा-दादी जब भी कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आता, तो मेरी बात शुरू होते ही वो उनको कह देते थे कि ये बात इसके सामने कोई नहीं करनी। तो मुझे कहीं न कहीं डाउट वो आता था। तो उसके बाद देन जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो 10th के बाद क्लास 1 में मेरी दादी जी थी। दादी मेरी वो मेरा साथ छोड़ गए, उनकी डेथ हो गई। ओहो! तो उसके बाद मैंने जब घर अपना मेंटेन करना शुरू किया, खुद स्ट्रगल अपनी लाइफ में कि खाना वगैरह भी खुद बनाना, साफ-सफाई और स्कूल में भी जाना। तो आकर जब कुछ समय बाद मुझे घर में पुरानी एल्बम्स मिली मेरे मॉम-डैड की जो मैरिज की थी। तो मुझे वो फिर डाउट हुआ कि शायद ये मेरे माँ-बाप होंगे, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं उम्र के साथ बढ़ते-बढ़ते ये अंदाज़ा होने लगा था। तो मैंने अपने दादाजी को वो सवाल पुट किया कि ये एल्बम किसकी है? तो फिर उन्होंने रोक कर मुझे बताया कि ऐसे हुआ था कि तुम्हारे मम्मी-पापा जो वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो तुम ही हमारी वो मेरे बेटे की निशानी बचे थे और तुमको हमने पाला। यानी कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे मम्मी-पापा की जो एक्सीडेंट हो गया है, ये नहीं बताया कि तेरी माँ जो है वो अभी भी ज़िंदा है। तो उस समय भी मुझे बहुत पहला शॉक लगा लाइफ में जब मैं अपनी दादी को खोया। तो दूसरा शॉक मुझे ये लगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स थे वो चले गए। ख़ैर उसके बाद मैं प्लस 2 की और थोड़ा मैच्योर हुआ। मेरी छोटी उम्र में ही मेरी मैरिज हो गई। अभी मेरी 34 ईयर ओल्ड ऐज है और मेरी बेटी जो है वो 14 साल की है हाँ, और मैं एक देख बेटा रहा है। था। मैं जी। फ़ेसबुक पर आपकी तस्वीरें देख रहा था। जी, जी। तो जब मेरी मैरिज हुई, मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में, जहाँ मेरे दादी-दादा का हाथ है, मेरी बुआ का हाथ है और वहीं कहीं न कहीं मेरी फैमिली, मेरी वाइफ़ का भी हाथ है। तो उसके बाद जब मैं शादी के बाद मेरे दादाजी भी जो वो है, वो मेरा साथ छोड़ जाते हैं, उनकी भी डेथ हो गई। तो मैं अकेला अपनी फैमिली के साथ जो सर्वाइव करना शुरू किया, स्ट्रगल किया और पंजाब में काफ़ी अच्छा मुझे उस गॉड ने मेरा नाम बनवाया यहाँ मेरी लाइन में। तो उसके बाद मुझे कई रिश्तेदारों से ये पता चला कि मेरी जो पिछली लाइफ़ थी उसमें बचपन में क्या हुआ था कि शायद उन्होंने बताया कि तेरी माँ अभी भी है। किस कारणों के लिए वो आपको छोड़ के कोई ऐसा वहाँ माहौल बन गया कि तुझे छोड़ना पड़ा तेरी माँ को। तो मुझे फिर बहुत दुःख लगा कि यार जिसने मुझे पैदा किया है, वो अभी भी इस दुनिया में है लेकिन पता नहीं कहाँ है। तो मैंने कई बार अपने फ्रेंड्स से जो मेरे करीबी रिश्तेदार थे, उनसे पूछने की कोशिश की लेकिन अ, ये बात जब तक मुझे पता चली कि मेरी माँ इस दुनिया में है और जो इस राज़ को जानते थे, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरी ताई, वो इस दुनिया से जा चुके थे। वो मेरा साथ छोड़ चुके थे जब मुझे पता चला कि मेरी माँ अभी भी इस दुनिया में है। ख़ैर मैंने बहुत बार जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ मुझे छोड़ के गई, तो मैं अपने आप को अब कोस रहा हूँ कि उस समय मुझे माँ लफ़्ज़ से भी नफ़रत नफ़रत हो गई कि यार, मैं इतना बुरा था कि मेरी माँ अब मुझे छोड़ के चली गई। तो कहीं न कहीं सारे रिश्तों से मेरा नाता जो वो नफ़रत भरा लगता था। तभी मैं सोशल वर्क में कई मेरी माएँ हैं जिनके मैंने ऑपरेट करवाए हैं, कइयों की सेवा की है उनकी, अभी भी करता आ रहा हूँ। तो जब मुझे पता चला कि मेरी माँ है, तो मैं बहुत सर्च करने की कोशिश की, अपने करीबी रिश्तेदारों से पूछा। तो अचानक अब रिसेंटली 19 तारीख को इसी मंथ जो पंजाब में फ्लड आया हुआ है, पानी कई ज़िले प्रभावित हुए हैं। तो हमारी टीम खालसा एड और भाई कन्हैया जी एनजीओ, उनकी तरफ से मैं सेवा में पटियाला ज़िले में सेवा निभा रहा था। तो उसी समय मेरे एक बुआ जी है, उनको शायद कुछ पता था। जब आज तक उनकी ज़ुबान से मेरे जो नान का परिवार है, जो मेरी माँ की फैमिली है, उनका ज़िक्र आज तक मेरी बुआ ने मेरे साथ नहीं किया। लेकिन जब उनका फ़ोन मुझे कॉल आती है, तो बेटा क्या हाल है आपके, कहाँ हो? वैसे जस्ट उन्होंने हाल-चाल पूछने के लिए फ़ोन किया, तो मैंने कहा मैं पटियाला में हूँ।
तो पता नहीं गॉड ने उनकी ज़ुबान में से वो लफ़्ज़ निकलाया जो मैं आज तक नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बेटा शायद तेरे नानका यहाँ पर है, तेरे नानी-नाना का गाँव है वो वहीं यहीं कहीं पटियाला में है। तो मैं एकदम से शॉक हो गया, वहीं सेवा छोड़ के मैंने कहा कि कहाँ पे है? प्लीज़ मुझे बता सकते हैं? तो उन्होंने शायद काफ़ी लंबा समय हो गया था, उनको गाँव का कोई अच्छा इतना अच्छी तरह से पता नहीं था। फिर भी उन्होंने 1-2 नाम दिए और वो नाम मैं जो मेरे पास फ्रेंड थे, उनको उस गाँव का पता था। जहाँ हम खड़े थे वहाँ से 10 किलोमीटर वो गाँव था। बोहड़पुर यहाँ पटियाला के पास एक गाँव है जहाँ उन्होंने मेरी बुआ ने नाम लिया। तो उसके बाद में जब वो गाँव मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि आपकी स्टोरी है, आपकी मॉम अभी भी ज़िंदा होगी शायद, तो हमें वो गाँव जाना चाहिए, हमें हमें सर्च करनी चाहिए। तो हम वो गाँव पहुँचे, जहाँ मेरे नानी-नाना शायद थे। तो गाँव पहुँच के मैंने अपनी बुआ को दोबारा फ़ोन किया कि प्लीज़ मुझे कुछ और बता सकते हैं कि मेरे नानी-नाना का नाम क्या था? तो बुआ जी को कुछ भी उसका मालूम नहीं था क्योंकि बुआ की उम्र भी तब छोटी-सी बहुत। तो मेरे एक ताऊ थे मेरे अंकल, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं अभी भी। तो वो शायद मेरे पेरेंट्स की शादी पे आए थे और जब मैं उनके साथ बातचीत की तो वो थोड़ा बहुत जानते थे। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ताया जी प्लीज़ मुझे कुछ ना कुछ क्लू दे सकते हैं आप मेरे फैमिली के बारे में कि मैं उनको ढूँढ सकूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे नाम तो किसी का याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि तेरे नानू जो थे उनको पैरालाइज़ से उनका फेस जो है वो डिंगा हो गया था, थोड़ा पैरालाइज़ की वज़ह से। तो वो हमारे लिए बहुत एक बड़ा क्लू था फैमिली ढूँढने के लिए। तो वहाँ गाँव में हम एक ओल्ड जो बुज़ुर्ग बैठे थे, उनसे यही डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि आपके गाँव में पिछले 10 सालों में या 5 सालों में या प्रेज़ेंट अभी भी कोई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको पैरालाइज़ हुआ हो? तो वो जैसे गॉड ने सिर्फ़ कोई स्ट्रगल नहीं हमें उस समय करना पड़ा, तो वो बुज़ुर्ग ने सिर्फ़ तो सिर्फ़ एक नाम लिया, हाँ, सिर्फ़ एक शख़्स थे प्रीतम सिंह, जो शायद मेरे नाना जी थे। तो मुझे बहुत खुशी भी महसूस हुई, मैं सोचा कि शायद अब मैं अपनी माँ तक पहुँच जाऊँगा। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप बता सकते हैं कि उनके बच्चे कितने थे? तो उन्होंने कहा उनकी 4 बेटियाँ और 1 बेटा था। वो अभी फ़ॉरेन में सेटल है सारे और एक बुज़ुर्ग जो है प्रीतम कौर उनका नाम है। वो अकेले घर में रह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई बेटी उनकी जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई हो, तो उन्होंने वापस लेके आई हो या उसकी दोबारा मैरिज की, तो हाँ, उन्होंने कहा कि शायद एक थी। तो मेरी आस और थोड़ी बढ़ गई, उत्सुकता बढ़ गई मेरी कि मैं जल्द से जल्द उस घर में पहुँचूँ। तो हमें वो घर का पता चल गया शायद जो मेरे नानका था। तो हिंदी में नानके को शायद मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। नाना तो नाना कहते हैं। हाँ, नाना के घर में जो नानका परिवार है। हाँ, हाँ, मैं नान ननिहाल। के घर की ननिहाल या नाना का घर। जी, 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 ननिहाल हाँ, मैं उसको कह सकता हूँ। जी। तो जब मैं वो घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की, तो आप इसको बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी गाड़ी के आगे से एक बुज़ुर्ग औरत जाते हैं। जी। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहता हूँ कि शायद यार ये हो सकता है मेरी नानी हो। तो वो वही बात हुई जब मैं वो घर का दरवाज़ा खड़काया और वही बुज़ुर्ग औरत मेरे सामने थी। मैंने उनको पैरी-पोना किया, उनसे पूछा कि ये प्रीतम सिंह का घर है? कहते हाँ। और मुझे बिलीव था कि ये मेरी नानी ही है। लेकिन मुझे ये था कि मैं अपनी नानी के साथ बात नहीं करना चाहता था, मैं उनको एक हग करना चाहता था कि इतनी देर बाद क्योंकि मुझे पता है कि नानी का प्यार भी बहुत जो मैं देखता आ रहा हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि हम आपसे बातचीत करनी चाहते हैं, तो उन्होंने अंदर बुलाया और पानी लेके आए, तो उन्होंने पानी देने से पहले मुझे कहा कि बेटा मैंने आपको कहीं देखा है। तो देखिए एक मतलब वो भी मुझे कहीं न कहीं मुझे वो पहचान चुकी थी कि शायद कोई अपना मुझे मिलने आया है। तो मैंने उनसे फिर वही क्वेश्चन जो बुज़ुर्ग को किए थे कि आपके कितने बच्चे हैं? तो वो थोड़ा-सा पहले घबरा के उन्होंने शायद सोचा कि ऐसे बातचीत कौन कर रहा है हमसे, पर्सनल जो सवाल पूछ रहा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा वो गुस्से में भी आ गए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि प्लीज़ मुझे आप इतना बताइए, मेरी आँखों में आँसू उस समय आ गए और मैंने पूछा कि प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा मेरी 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है।
तो जब ये सवाल उनसे पूछा, मेरे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं उनसे सवाल नहीं पूछना चाहता था। मैं उनको सिर्फ़ एक ज़ोर से हग करना चाहता था और उनकी बाहों में आके रोना चाहता था बहुत ज़्यादा। तो तब मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पुट किया कि आपकी कोई बेटी ऐसी जिसका हस्बैंड की पहले डेथ हो गई हो, तो आपने उनको वापस लेके आए हो। तो तब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी एक बेटी थी जिसकी मैरिज हमने जो वो हरियाणा में की मधुबन में, और उसका एक बेटा था सोनू। जी। तो मेरी जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मेरे हाथ-पैर काँपने शुरू हुए, मैं उसी टाइम खड़ा हुआ और अपनी रानी को बोला कि वो सोनू तेरे सामने खड़ा है, ये बदनसीब सोनू तेरे सामने खड़ा है। तो मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकता जब मेरी नानी ने ज़ोर से चीख लगा के सोनू कह के मुझे हग किया और प्यार दिया। और जो आपने मेरी मॉम के मिलने की सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें देखी, सेम सीन जब मैं अपनी नानी से मिला था तब था। तो ऐसे मैं अपने नानका परिवार तक पहुँचा। तो आपकी माँ वहाँ उसी परिवार में थी कि वो अलग घर में थी? नहीं, जब मैंने उनसे अपनी माँ के बारे में पूछा तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि तेरा एक मामा जो इंग्लैंड में है वो प्लेयर है, उनकी फैमिली वहाँ पर है सेटल्ड, और एक मेरी मौसी जो स्पेन में है सेटल्ड उनकी फैमिली, और एक अमेरिका में है मौसी। वो सारे वेल सेटल्ड फैमिली थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शायद अब मेरी माँ का नाम आएगा और वो भी वेल सेटल्ड होगी कहीं पे। तो उस समय मुझे बहुत दुःख लगा जब मेरी नानी ने कहा कि हमने उनकी आगे शादी की थी, लेकिन जहाँ उनकी शादी हुई, वहीं उनकी ज़िंदगी और दुःखों में व्यतीत हुई क्योंकि उनका हस्बैंड था, जो वो अच्छा नहीं था, वो ड्रिंक वग़ैरह करता था, और उन्होंने बताया कि उनकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा हुआ। बेटियों की मैरिज हो चुकी है और एक बेटा है जो 10th में पढ़ रहा है, और वो मेरा भाई ही लगता है। और मेरा भाई और मेरी मॉम जो है, वो पिछले 15 सालों में अकेले ही जो पंजाब में समाणा शहर शहर है, वहाँ पे वो अकेले ही रह रहे हैं। और फिर मैंने थोड़ा हौसला करके इस बात को हज़म किया कि चलो कोई बात नहीं, दुःख-सुख ज़िंदगी में आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं अपनी माँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन उससे बड़ा दुःख मुझे तब लगा जब उन्होंने कहा कि तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी। तो इस बात का मुझे इतना दुःख लगा कि यार मैं अ, कइयों की, गरीबों की माँओं की जो सेवा कर रहा हूँ, अ, वो ठीक नहीं है, उनकी अ, ऑपरेशन करा चुका हूँ और मेरी अपनी माँ जो थी वो इस कंडीशन में सर्वाइव कर रही है अभी भी। अ, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी हम तुम्हारी मॉम से मिलाना चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया लेकिन अब और इंतज़ार नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं फ़ोन पे बात नहीं करना चाहता। मुझे प्यार करने वाले मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को लेके सुबह वापस आऊँगा, और फिर मैं अपनी नानी और मासी को मिलके वापस आया अपने घर। यहाँ आके सारा कुछ बताया, सबको बताया, और मेरे फ्रेंड्स बहुत लोग तैयार हुए कि हमने भी जाना सारे साथ। तो वो रात तो जी, जो वो रात थी, अर्ली मॉर्निंग मैंने अपनी माँ को मिलने के लिए जाना था। तो वो जो रात थी मेरी 35 साल की उम्र में सबसे लंबी रात थी। वो रात मुझे आज तक ऐसी दुःख भरी, एक तो खुशी थी कि मैं अपनी माँ को सुबह मिलूँगा जिसने मुझे पैदा किया, और दूसरी तरफ ये दुःख था कि वो किस हालत में है। मेरे नानका परिवार ने बहुत मेरी माँ का साथ दिया अब तक। तो जब मैं रात सोया, नींद तो आ नहीं रही थी, और मेरी बेटी ने मुझे सुबह बताया कि पापा आप रात अ, बेड में सोए हुए थे और सोते हुए आपने ज़ोर से कहा माँ आपकी टाँग कहाँ पे है? तो आप बिस्तरे से नीचे गिर पड़े और हम सारे ने आपको उठाया, और वो रात अ, जब हम उठे सुबह, हमें जाना था अपनी माँ को मिलने के लिए। रात को लेके वो रास्ता, वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा था, वो बहुत लंबा रास्ता। मेरे गाड़ी में बैठे मैं खुद ड्राइव कर रहा था, और मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मेरी आँखों में सिर्फ़ मेरी माँ थी। मैं सिर्फ़ वही अपनी माँ को सोचकर अपने अंदर ही अंदर रो रहा था, और मुझे बेचैनी हो रही थी कि कब मेरी माँ मेरा भगवान मेरे सामने होगा और मैं उनके दर्शन करूँगा।
तो आखिरकार वो समा आया जब मैं अपने नानका परिवार में पहुँचा। मेरी माँ को वो अपने पास नानी ले आई थी रात को, ठीक। तो उनको पता नहीं था कि कौन मिलने आ रहा है, क्योंकि मैंने मना किया था कि माँ को नहीं बताना। तो जब मैं वहाँ गाँव में पहुँचा और अपने फ्रेंड्स को मैंने कहा कि सबसे पहले आप अंदर जाइए और मेरी माँ की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, सो ऐसा ना हो कि वो मुझे देख के कहीं उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ा बहुत हिंट उनको पहले दे दो कि कोई आपको मिलने के लिए आ रहा है पिछड़ा हुआ। तो ऐसा ही उन्होंने मेरे फ्रेंड्स ने सभी ने किया और जब मैं अपने नानका परिवार में उस फैमिली में दोबारा पहुँचा और अंदर एक कमरे में वॉकर के साथ, सहारे के साथ खड़ी हुई मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया था और वो मेरे सामने थी। मैंने उनको नमस्कार किया और फिर उसके बाद जो आपने सीन जो सोशल मीडिया में सारा देखा, जी। वो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं अपने भगवान के दर्शन करने के बाद मैं पहली बार अपनी माँ की गोद में उसके गले लिपट के रोया और जो आपने सब वो देखा। उठो 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 कोई नहीं ये तो आप संभाल कोई नहीं संभलो ना मारे मामी अपनी बता तेरी नहीं मेरे बच्चिया वो तेरी ने कुछ नहीं होता उत्तर बैठेगा ये बच्चिया इन्हें कुछ नहीं होगा मैंने तो खाज नहीं भरी और तू मर जाके जगजीत, ये बतलाओ कि अभी आपकी माँ कहाँ पर है? उसी घर में है बेटे के साथ? जी, अभी वो अपने मेरे भाई के साथ, बेटे के साथ वहाँ पे है। हाँ। तो मैं 1-2 दिन तक अपनी माँ को लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं हाँ। अपने पास यहाँ पे आके रखूँगा। तो भाई और माँ दोनों आपके साथ आके रहेंगे? जी, वो उनकी माँ की खुशी होगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हाँ। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं जितना भी समा मुझे गॉड ने बख्शिश किया है, मैं अपनी माँ की सेवा पूरी लाइफ़ टाइम तक करूँगा और मैं गॉड के आगे अरदास करता हूँ कि मेरी उम्र भी मेरी माँ को लग जाए। कोई ऐसा डॉक्टर मिले, जो मेरी टाँग उतार के मेरी माँ को दे दे, तो मैं वो भी दे दूँ। देखिए, आप दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों की जितनी मदद करते हैं, उसी का नतीजा है कि इस तरह से माँ मिली इतने बरस बाद। जी, वरना कौन बिल्कुल, हम वरना जो कौन हम कहाँ पुण्य किसी को ऐसे मिलते हैं? जी, जो हम पुण्य करते हैं जी। कर्म करते हैं, उसका फल हमें वो भगवान ज़रूर देता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। और मुझे जब से मैंने ये सेवा का काम शुरू किया है, तो मुझे भगवान ने हर सेवा का फल दिया है। तो आपका घर कैसे चलता है जगजीत? मेरा घर मुझे भगवान ने दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं
शोडी जो मुझे नहीं दी। हाँ। मुझे नाम, मेरा रुतबा, मेरा घर, मेरे घर के बाहर 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारा कुछ अच्छा है। तो मैं गुरुद्वारे में जॉब करता हूँ। फ़ॉरेन कंट्रियों में भी मैं कीर्तन के लिए जाता हूँ। अभी अच्छा। मैं पिछले पिछले लास्ट मंथ ही हांगकांग से आया हूँ, तो बहुत अच्छा। सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। आपका छत्तीसगढ़ कभी आना होगा तो हमारे दफ्तर जरूर आइएगा आप। ज़रूर सर, ज़रूर आपके दर्शन ज़रूर करूँगा मैं। और मुझको इतनी खुशी हो रही है कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, आपसे ठीक से पूछ नहीं पा रहा हूँ मैं। जी। आपने देखी ये पूरी बातचीत और आपने देखा कि किस तरह से जगजीत की अपनी नानी से, अपनी माँ से ये मुलाकात हुई है। और मेरा एक बात पर अपार भरोसा हमेशा से रहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, बिना किसी मतलब परस्ती के दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए अच्छा करते हैं, उनके साथ अच्छा होता है। जगजीत लगातार खालसा एड और ऐसे दूसरे एनजीओ की तरफ से लोगों की मदद के लिए जाते हैं और किस तरह से, कैसे हैरत अंगेज तरीके से उनको उनकी माँ मिली है, उनसे जो मेरी बातचीत हुई उससे आपको पूरी की पूरी घटना बिल्कुल साफ हो रही है। कम से कम इससे एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि अच्छा करते चले जाएं तो किसी ज़रूरत के समय हमारे साथ भी अच्छा होता है। मैं आज ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं हूँ। आपको ये वीडियो अच्छे लगते हों तो आप सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। हेलमेट लगा कर ही दोपहिया चलाइए और कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। फिर मिलते हैं।